The History of India, Episode 9, British Raj, Part 2। ब्रिटिश राज 1858 और 1947 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश द्वारा शासन था। क्षेत्र जो सीधे ब्रिटेन के नियंत्रण में था, जिसे आमतौर पर समकालीन उपयोग में इंडिया कहा जाता था, उसमें वो क्षेत्र शामिल थे जिन पर ब्रिटेन का सीधा प्रशासन था। समकालीन ब्रिटिश इंडिया और वो रियासतें जिन पर व्यक्तिगत शासक राज करते थे, उन पर ब्रिटिश क्राउन की सर्वोपरिता थी। ब्रितानी राज गोवा और पौंडीचेरी को छोड़कर वर्तमान समय के लगभग संपूर्ण भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक विस्तृत था। विभिन्न समयों पर इसमें अदन 1858 से 1937 तक, लोअर बर्मा 1858 से 1937 तक, अपर बर्मा 1886 से 1937 तक, ब्रितानी सोमालीलैंड 1884 से 1898 तक और सिंगापुर 1858 से 1867 तक को भी शामिल किया जाता है। बर्मा को भारत से अलग करके 1937 से 1948 में इसकी स्वतंत्रता तक ब्रितानी ताज के अधीन सीधे ही शासित किया जाता था। फारस की खाड़ी के त्रुशल स्टेटस को भी 1946 तक सैद्धांतिक रूप से ब्रितानी भारत की रियासत माना जाता था और वहां मुद्रा के रूप में रुपया काम में लिया जाता था। ब्रिटिश भारत एवं देशी राज्य। ब्रिटिश राज के दौरान भारत में दो प्रकार के क्षेत्र थे, ब्रिटिश भारत और देशी राज्य। ब्रिटिश भारत भारतीय गवर्नर जनरल या भारतीय गवर्नर जनरल के अधीनस्थ किसी भी अधिकारी के माध्यम से महारानी द्वारा नियंत्रित प्रदेश एवं क्षेत्र था। देशी राज्य महारानी के आधिपत्य में आने वाले स्वतंत्र राज्य। प्रमुख प्रांत। 20वीं सदी के अंत में ब्रिटिश भारत 8 प्रांतों से बना था, जिसका प्रशासन राज्यपाल या उपराज्यपाल करते थे। निम्न तालिका उनके आश्रित देशी राज्यों को छोड़कर क्षेत्रफल एवं जनसंख्या को सूचीबद्ध करता है। ब्रिटिश भारत में हमारे क्षेत्र अलग अलग खंडों को मिलाकर बने हुए थे, जैसे बंगाल के अंदर बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा आता था। तो चलिए हम प्रांत, क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में जानते हैं। असम। वर्तमान में असम वर्ग किलोमीटर में कुल क्षेत्रफल 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसकी जनसंख्या 6 लाख थी। बंगाल। वर्तमान बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,90,000 स्क्वायर किलोमीटर, जनसंख्या 75 लाख। बॉम्बे। सिंध और महाराष्ट्र, गुजरात एवं कर्नाटक के कुछ हिस्से, 3,20,000 स्क्वायर किलोमीटर, जनसंख्या 19 लाख। बर्मा 4,40,000 स्क्वायर किलोमीटर, जनसंख्या 9 लाख। मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 2,70,000 स्क्वायर किलोमीटर, जनसंख्या 13 लाख। मद्रास, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, केरल एवं कर्नाटक के कुछ हिस्से, 3,70,000 स्क्वायर किलोमीटर, जनसंख्या 38 लाख। पंजाब। पंजाब प्रांत, इस्लामाबाद, राजधानी क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, 2,50,000 स्क्वायर किलोमीटर, जनसंख्या 20 लाख। संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, 2,80,000 स्क्वायर किलोमीटर, जनसंख्या 48 लाख। बंगाल विभाजन। 1905 से 1911 के दौरान नए राज्य असम और पूर्वी बंगाल का जन्म हुआ, जो उपराज्यपाल द्वारा शासित थे। 1911 में पूर्वी बंगाल और बंगाल के एक होने के साथ असम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पूर्व में नए राज्य बने। लघु प्रांत। इनके अतिरिक्त मुख्य आयुक्त द्वारा प्रशासित कुछ लघु प्रांत भी थे, जैसे अजमेर, मेरवाड़ा, वर्तमान राजस्थान के हिस्से। कुल क्षेत्रफल 7,000 स्क्वायर किलोमीटर। 1901 में जनसंख्या 477,000। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स,
कुल क्षेत्रफल 78,000 स्क्वायर किलोमीटर। 1901 में जनसंख्या 25,000। ब्रिटिश बलूचिस्तान, वर्तमान बलूचिस्तान, कुल क्षेत्रफल 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर। 1901 में जनसंख्या 308,000। कूर्ग, वर्तमान कोडगू जिला, कुल क्षेत्रफल 4100 वर्ग किलोमीटर। 1901 में जनसंख्या 181,000। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, खैबर पख्तूनख्वा, वर्ग किलोमीटर में कुल क्षेत्रफल 41,000। 1901 में जनसंख्या 2,125। रजवाड़े, देशी राज्य या रियासत ब्रिटिश राज्य के साथ सहायक गठबंधन के अधीन एवं स्वदेशी भारतीय शासक द्वारा शासित एक संप्रभु इकाई को कहा जाता था। अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के समय 565 रियासत अस्तित्व में थे। ये देशी राज्य ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं आते थे। ब्रिटिश शासकों को मान्यता देकर या उनसे मान्यता छीनकर राज्यों की आंतरिक राजनीति पर अपना प्रभाव कायम रखते थे। ब्रितानी शासन का वैचारिक प्रभाव, भारत की स्वतंत्रता और उसके बाद में संसदीय प्रणाली, एक व्यक्ति को एक मत का अधिकार और निष्पक्ष न्यायालय आदि ब्रितानी शासन की देन है। भारत में जिला प्रशासन, विश्वविद्यालय और स्टॉक एक्सचेंज संस्थागत व्यवस्था भी ब्रितानी शासन की देन है। ब्रितानी शासन की सबसे बड़ी देन अलग अलग रियासतों में शासन से भारत को मुक्त करना है। मेटफाक के अनुसार 2 सदी के शासन ने ब्रिटिश बुद्धिजीवियों और भारतीय विशेषज्ञों की प्राथमिकता भारत में शांति, एकता और अच्छी शासन व्यवस्था कायम करना रहा। 1857 का संग्राम, भारतीय समालोचना और ब्रितानी प्रतिक्रिया। यद्यपि 1857 के विद्रोह ने ब्रितानी उद्यमों को हिलाकर रख दिया था और वो इसे रोक नहीं पाए थे। इस कदर के बाद ब्रितानी और अधिक चौकन्ने हो गए और उन्होंने आम भारतीयों के साथ संवाद बढ़ाने का प्रयत्न किया तथा विद्रोह करने वाली सेना को भंग कर दिया। प्रदर्शन की क्षमता के आधार पर सिखों और बलूचियों की सेना की नई पलटनों का निर्माण किया गया। उस समय से भारत की स्वतंत्रता तक यही सेना कायम रही। 1861 की जनगणना के अनुसार भारत में अंग्रेजों की कुल जनसंख्या 1,25,945 पाई गई। इनमें से केवल 41,862 आम नागरिक थे, बाकी 84,083 यूरोपीय अधिकारी और सैनिक थे। 1880 में भारतीय राजसी सेना में 66,000 ब्रितानी सैनिक और 130,000 देशी सैनिक शामिल थे। यह भी पाया गया कि रियासतों के मालिक और जमींदारों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था, जिसे लॉर्ड कैनिंग के शब्दों में तूफान में बांध कहा गया। उन्हें ब्रितानी राज्य सम्मानित भी किया गया और उन्हें आधिकारिक रूप से अलग पहचान तथा ताज दिया गया। कुछ बड़े किसानों के लिए भूमि सुधार कार्य भी किए गए, जिसे बाद में 90 वर्षों तक वैसा ही रखा गया। अंत में ब्रितानियों ने सामाजिक परिवर्तन से भारतीयों के मोह भंग को महसूस किया। विद्रोह तक वो उत्साहपूर्वक सामाजिक परिवर्तन से गुजरे, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगा दी। उन्होंने ये भी महसूस किया कि भारत की परंपरा और रीति रिवाज बहुत कठोर तथा दृढ़ हैं, जिन्हें आसानी से नहीं बदला जा सकता। तत्पश्चात और अधिक मुख्यतः धार्मिक मामलों से संबंध नहीं किए गए। कानूनी आधुनिकरण। इतिहासकार राधिका सिंह के अनुसार 1857 के बाद औपनिवेशक सरकार को मजबूत किया और अदालती प्रणाली के माध्यम से अपनी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, कानूनी प्रक्रिया और विधि को स्थापित किया। नई कानून व्यवस्था में पुराने ताज और पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी का विलय कर दिया गया तथा नई दीवानी और फौजदारी प्रक्रिया को नई दंड संहिता के रूप में प्रस्तावित किया गया, जो मुख्यतः अंग्रेज कानून पर आधारित थे। 1860 से 1880 के दशकों में ब्रितानी राज ने जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह सहित दत्तक, संपत्ति दस्तावेज और अन्य कार्यों से संबंधित प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिए। इसका उद्देश्य स्थायी, प्रयोज्य, सार्वजनिक रिकॉर्ड और निरीक्षण योग्य पहचान निर्मित किया जाना था।
हालांकि मुस्लिम और हिंदू दोनों संगठनों ने इसका विरोध किया, जिनकी शिकायत थी कि जनगणना और पंजीकरण महिला गोपनीयता को अनावरित करता है। पर्दा प्रथा के नियम महिलाओं को उनके नाम लेने और उनके चित्र लेने से निषिद्ध करता है। पहली अखिल भारतीय जनगणना 1868 से 1871 तक संपन्न हुई, जिसमें व्यक्तिगत नामों के स्थान पर घर में महिलाओं की कुल संख्या के आधार पर गणना की गई। ब्रितानी राज भ्रूण हत्या, वैश्य, कुष्ठ रोगियों और हिजड़ों को अलग अलग समूहों में शामिल करना चाहता था। शिक्षा। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान थॉमस बैमिंगटन मैकाले ने अपने फरवरी 1835 के निर्णय में भारत में स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किया और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक जो गवर्नर जनरल थे, उनके विचारों को लागू किया। बेंटिक ने आधिकारिक भाषा के रूप में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी लागू करने, अनुदेश अंग्रेजी में रखने और अंग्रेजी भाषी भारतीय अध्यापकों को प्रशिक्षण देने का अनुग्रह किया था। वो उपयोगितावाद के विचारों से प्रभावित थे, तथापि बेंटिक का प्रस्ताव लंदन के अधिकारियों द्वारा खारिज कर दिया गया था। आर्थिक इतिहास। भारतीयों की अर्थव्यवस्था में 1880 से 1920 तक प्रतिवर्ष 1% के हिसाब से वृद्धि हुई और जनसंख्या में भी लगभग 1% की वृद्धि हुई। इसका परिणाम ये हुआ कि दीर्घकाल में भी प्रति व्यक्ति आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिससे जीवन यापन की लागत और अधिक बढ़ गई। अभी भी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी और अधिकतर किसानों का जीवन यापन का माध्यम कृषि था। इसके बाद व्यापक सिंचाई प्रणाली निर्मित की गई एवं निर्यात और भारतीय उद्योग के लिए कच्चे माल के लिए आवश्यक नकदी फसलों को प्रोत्साहन दिया गया, जिसमें मुख्यतः जूट, कपास, गन्ना, कॉफी और चाय शामिल थी। औपनिवेशिक काल में भारत का सकल घरेलू उत्पाद शेयर 20% से घटकर 5% पर आ गया। 1870 से 1907 तक समाज सुधारक गर्म दल और नरम दल। 1880 का दशक सामाजिक परिवर्तन का दौर था। उदाहरण के रूप में कवि, संस्कृत की विद्वान रमाबाई ने भारतीय महिलाओं के लिए विधवा पुनर्विवाह को लागू किया और स्वयं एक ब्राह्मण परिवार से होते हुए गैर ब्राह्मण से विवाह किया। बाद में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। 1900 तक आते आते सुधार आंदोलन भारतीय कांग्रेस के माध्यम से होने लगे। कांग्रेस सदस्य गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक समाज की स्थापना की, जिसने विधायी सुधार जैसे हिंदू बाल विधवा का पुनर्विवाह की अनुमति देना के लिए पैरवी की तथा उसके सदस्यों ने गरीबी सुधार की कस्में ली और सामाजिक अछूतों के लिए कार्य किया। सन 1905 आते आते गोखले द्वारा निर्मित आधुनिक सुधारवादियों का एक बड़ा समूह बन गया, जिन्होंने कई जन आंदोलन किए और नए अतिवादी तैयार किए, जिन्होंने न केवल जन आंदोलनों की वकालत की बल्कि समाज सुधार को राष्ट्रवाद के रूप में विकसित किया। इन्हीं उदारवादियों में से एक बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने पृथक हिंदू राजनीतिक व्यवस्था जुटाने का प्रयास किया और पश्चिम भारत में वार्षिक गणपति महोत्सव की शुरुआत की। 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध, लखनऊ संधि। औद्योगिक पूंजीवाद और मुक्ति व्यापार का युग। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में एक क्षेत्रीय शक्ति बनने के तत्काल बाद ब्रिटेन में एक गहरा संघर्ष इस प्रश्न को लेकर छिड़ गया कि जो नया साम्राज्य प्राप्त हुआ है वो किसके हितों को सिद्ध करेगा। साल 10 साल कंपनी को ब्रिटेन के अन्य व्यापारिक और औद्योगिक हितों को सिद्धि के लिए तैयार होने पर मजबूर किया था। सन 1813 तक आते आते वो दुर्बल होकर भारत में आर्थिक या राजनीतिक शक्ति की छाया भर रह गई। वास्तविक सत्ता ब्रितानी सरकार के हाथों में आ गई, जो कुछ मिलाकर अंग्रेज पूंजीपतियों के हित में सिद्ध करने वाली थी। इसी दौर में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई और इसके फलस्वरूप वो विश्व के उत्पादन और निर्यात करने वाले देशों की अगली श्रेणी में आ गए। औद्योगिक क्रांति स्वयं ब्रिटेन के भीतर होने वाले परिवर्तनों की भी जिम्मेदारी रही। समय बीतने के साथ औद्योगिक पूंजीपति शक्तिशाली राजनीतिक प्रभाव के कारण ब्रितानी अर्थव्यवस्था के प्रबल अंग बन गए। इस स्थिति में भारतीय उपनिवेश का शासन करने की नीतियों को अनिवार्य रूप से उनके हितों के अनुकूल निर्देशित करना था। जो भी हो, साम्राज्य में उनकी दिलचस्पी का रूप ईस्ट इंडिया कंपनी की दिलचस्पी से बिल्कुल भिन्न था,
क्योंकि वो केवल एक व्यापारिक निगम था। उसके बाद भारत में ब्रितानी शासन अपने दूसरे चरण में पहुंचा। So this was a wrap on this episode, guys. This episode will be continued in the next part. Till then, stay connected. Take good care of your health and share if you like this. Thank you for listening.